रक्त परिसंचरण तंत्र। वैसे तो शरीर में बहुत सारे तंत्र हैं, ठीक है, लेकिन पढ़ेंगे सबको हम। आज पढ़ते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। मतलब हमारे शरीर में जो ब्लड है, रक्त, ठीक है, रुधिर, जिसे रुधिर बोलते हैं, वो कैसे, कितना है, कहाँ रहता है और किस तरीके से हमारे शरीर में घूमता है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। तो पहले तो हम लोग रक्त के बारे में जानते हैं कि रक्त है क्या। किसी को पता रक्त क्या है? रक्त, रुधिर और खून भी बोलते हो ना इसे, खून, इंग्लिश में से ब्लड बोलते हैं। परिभाषा देखते हैं इसकी क्या है। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। मतलब कि अगर हिंदी में इसे कहें तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? तरल संयोजी ऊतक। तरल संयोजी ऊतक है। तुमसे अगर कोई पूछे कि रक्त क्या है तो क्या बताओगे? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। जो हमारे शरीर की संरचना है वो है सेल। सेल से क्या बनते हैं? टिश्यू। टिश्यू मतलब ऊतक। टिश्यू से क्या बनते हैं? ऑर्गन। ऑर्गन मतलब अंग। अंग से क्या बनते हैं? बॉडी। ठीक है। तो रक्त क्या है? तरल संयोजी ऊतक। ठीक है, तो ये परिभाषा होगी। ठीक, ये समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब ये जो रक्त परिसंचरण तंत्र है, इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी विलियम हार्वे। एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है विलियम हार्वे। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने बताया। अब रक्त को हम पढ़ रहे हैं तो रक्त में एक, तुमने देखा होगा हॉस्पिटल जाते हो या कहीं जाते हो तो लोग पूछते हैं ब्लड ग्रुप कौन सा है, या कोई जब किसी को ब्लड की जरूरत होती है तो पूछते हैं हमें ओ पॉजिटिव चाहिए, बी पॉजिटिव चाहिए, उनका ए पॉजिटिव है, ऐसा पूछते हैं ना। तो ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप की अगर हम बात करें तो ब्लड ग्रुप की खोज की थी एक साइंटिस्ट हैं, कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले बताया कि ब्लड ग्रुप क्या होता है, इसके बारे में उन्होंने रिसर्च किया। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप वैसे तो मेनली होते हैं ए बी और ओ। ठीक है, ये मुख्यतः 4 टाइप के होते हैं, लेकिन और भी टाइप्स हैं, वो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो जितने भी ब्लड ग्रुप होते हैं उनको हम डिसाइड कैसे करते हैं? ठीक है, इनको 2 तरीके से डिसाइड करते हैं। एक होता है फैक्टर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? RH फैक्टर। क्या बोलते हैं? RH फैक्टर। हिंदी में RH कारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? RH कारक बोलते हैं। ठीक है, तो RH फैक्टर ही डिसाइड करता है कि किसी का ब्लड ग्रुप क्या होगा। ये RH फैक्टर पाया कहाँ जाता है? ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है, इसको हम लोग अभी आगे बताते हैं कहाँ पाया जाता है। तो 4 टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, A, B, AB और O। ठीक है, ये 2 तरीके के होते हैं, या तो पॉजिटिव होंगे या तो नेगेटिव, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, या पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, मतलब दोनों की प्रोबेबिलिटी 50% है। तो ये हो गए ब्लड ग्रुप का टाइप्स और रक्त परिसंचरण तंत्र। आगे बढ़ते हैं। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखो, एक लाइन का है। ठीक है, तो ब्लड, अब ब्लड के अगर हम बात करें तो ब्लड का 2 भाग में बांटते हैं ब्लड को। ठीक है, ब्लड को हम 2 भाग में बांटते हैं। पहला जो भाग है, बड़ा वाला भाग, उसे हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। ठीक है, जो कि होता है 55%। कितना होता है? 55%। बचा कितना? 45%। 45% क्या होती है? ब्लड कार्ब्स कर्ब्स।
या रुधिर कणिकाएं, क्या बोलते हैं? रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं, ठीक है, ये होती है 45%। अब हम प्लाज्मा के बारे में बात करते हैं। ये 45% है। तो जो हमारा इससे ब्लड है, अगर ब्लड को एक परख नली ले लो, क्या ले लो? परख नली, ठीक है, एक परख नली है और इसमें यहाँ तक ब्लड भर दो और करीब आधे घंटे तक इसे ऐसे रख दो, तो क्या देखोगे कि जो रक्त कणिकाएं हैं, ठीक है, वो कहाँ बैठ जाएंगी? नीचे। और जो प्लाज्मा है वो कहाँ आ जाएगा? ऊपर। तो देख रहे हो ये 45% वाला पार्ट क्या है? ब्लड कार्पस्कल्स है और ये ऊपर क्या है? प्लाज्मा है, ठीक है। ये ज्यादा परसेंटेज है, ये 55 है और ये 45% है, ठीक है। इसको देखने का बहुत अच्छा तरीका है, ये तुम्हारा हाथ वगैरह कहीं कट जाता है तो तुमने देखा होगा कि काफी देर बाद उसमें एक ऊपर जो कटा भाग है वहां पे एक हल्का पीला चिपचिपा सा तरल पदार्थ दिखाई देता है ना? दिखाई देता है, वही है प्लाज्मा। तो ये तो हो गया प्लाज्मा, ठीक है, 55% का पार्ट है। तो अब प्लाज्मा में होता क्या? प्लाज्मा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। प्लाज्मा में होता क्या? तो प्लाज्मा में बहुत सारी चीजें होती हैं। तो पहली जो सबसे अधिक चीज होती है वो होती है प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन। प्रोटीन में भी दो टाइप के प्रोटीन सबसे ज्यादा होते हैं इसमें। एक होता है एल्बुमिन। कौन सा प्रोटीन होता है? एल्बुमिन। मैंने बताया था ना, अंडे में सबसे ज्यादा पाया जाता है एल्बुमिन, ठीक है। और दूसरा होता है ग्लोब्युलिन्स। क्या होता है? ग्लोब्युलिन्स। दो टाइप के प्रोटीन है, एल्बुमिन और ग्लोब्युलिन, दो टाइप के प्रोटीन है। फिर क्या होगा? अब जो हमारा प्लाज्मा है इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अब इसमें तुम्हारा यूरिन होगा। क्या होगा? यूरिन। और क्या होगा? CO2 होगा। और क्या होगा? जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वो किसमें होंगे? प्लाज्मा में। नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है। बहुत सारी गैसेज, जैसे कि मैंने CO2 बता दिया, ठीक है, और भी बहुत सारी गैसेज हैं। और जो कुछ तुम खाते हो, जो न्यूट्रिएंट्स हमारे हैं, जैसे कि प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, वो सब जो ट्रैवल होता है, ट्रैवल समझते हो? जैसे खेत है, खेत में हमको पानी लगाना तो कैसे लाते हो? पाइप लगाते हो ना। जो पाइप है वो हमारी क्या है? रक्त वाहिनियां क्या है? हमारी पाइप है। शरीर हमारा खेत है, सिंचाई करनी है, क्या करते हो? पाइप लगा दी हो, ये पाइप लगी हुई है, अब इसमें से पानी जा रहा है, तो ये जो क्या, ये क्या है? प्लाज्मा पानी है, ठीक है, अभी बह रहा है उसमें। तो हमें अगर कुछ कहीं पहुंचाना है खेत में तो क्या करते हैं? यहाँ पे दवा मिला दो, यूरिया मिला दो, कुछ भी मिला दो, पूरे खेत में फैल जाएगा। तो जो कुछ हम खाते हैं वो हमारे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट कहाँ से होता है? ब्लड के द्वारा, ठीक है। और ब्लड में भी कौन से पार्ट के द्वारा? प्लाज्मा पार्ट के द्वारा। क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता सिवाय ऑक्सीजन की, ठीक है। जो रुधिर कणिकाएं होती हैं वो केवल एक चीज को ले जाती हैं, और क्या है? ऑक्सीजन। और वो भी कौन ले जाता है? आरबीसी ऑक्सीजन लाने ले जाने का काम करती है, ठीक है। बाकी सारा कुछ कौन लाएगा? ले जाएगा प्लाज्मा, ठीक है। दवा वगैरह खाते हो ना, वो सब प्लाज्मा वगैरह होता है। मतलब कुछ भी जो शरीर का वेस्ट मटेरियल है या कुछ भी है वो सारा प्लाज्मा के थ्रू आएगा और जाएगा। प्लाज्मा का काम क्या है? ये सारा तो हो गया। तो प्लाज्मा का जो पहला काम है वो है परिवहन। क्या है? परिवहन। जितनी भी चीजें शरीर के हैं इसके द्वारा परिवहन होगा, ठीक है। जैसे रेलवे है, परिवहन काम करता है, ये भी वही करेंगे, ठीक। अब तुमने कहीं सुना होगा, जब जाते हो तो कहते हैं भैया डेंगू हुआ है, प्लाज्मा चढ़ेगा। सुने होगे ना, डेंगू हुआ है, प्लाज्मा चढ़ेगा, या उनसे पूछते हो प्लेटलेट चढ़ेगा, या मतलब कोई और चीज हुआ, कोई बीमारी, तो कहते हैं भाई ये चढ़ेगा, ऐसा सुने होगे ना। तो जो प्लाज्मा वाला जो पार्ट है इसको अलग करने का तरीका मैंने बता ही दिया। अब इनको अलग करने की जो प्रक्रिया है उसको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये सब जो शब्द हैं इसे लिख लेना कहीं या याद कर लेना, सब बहुत ही, हाँ, बहुत ज्यादा, ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस एक प्रक्रिया है, लोग लगाए हुए हैं, अस्पतालों में मशीन लगी हुई है, जाओ प्लाज्मा अलग, ये सब अलग निकाल के दे दिए। वैसे 5 तरीके से अलग करते हैं, वो अलग बात है। तो प्लाज्मा, ठीक है, क्या है? 55% है। क्या क्या चीजें होती हैं? प्रोटीन्स होती है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन्स, यूरिन, ठीक है।
और गैसेज होती हैं, CO2 वगैरह होती है, नाइट्रोजन बेस्ड होते हैं। ये सारी चीज़ें किसमें होती है? प्लाज्मा में। प्लाज्मा में एक चीज़ और पाया जाता है, एक होता है NaCl। NaCl क्या होता है? NaCl और NaOH, ठीक है। NaCl क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। एक तो सोडियम क्लोराइड खूब पाया जाता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा? प्लाज्मा क्या होगा? क्षारीय। प्लाज्मा कैसा होता है? क्षारीय। तुम लोगों ने अगर वो मतलब स्केल पढ़ा होगा अम्लीय और क्षारीय का, तो ये 0 है। इधर की ओर जाओगे तो क्या होगा? 0। इधर की ओर जाओगे तो क्षारीय होगा, प्लस में जाओगे, किस में जाओगे? प्लस में जाओगे। इधर की ओर आओगे तो माइनस में आओगे। तो इधर आओगे तो एसिड होगा, क्या होगा? एसिड। और इधर जाओगे तो बेस। ये 0 है। अब जो ब्लड है इसका जो वैल्यू है अम्लीयता, ठीक है, वो क्या है? 7.45 है। मतलब ये है 7, ये 0 है, इसको 7 मानते हो। 7, 8, 9, 10, 11, 12, यहाँ 7 के बाद 6, 5, 4। तो जो हमारी एसिड होते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उन सब की वैल्यू कितनी होती है? अगर कंसंट्रेट है तो 3-4 होती है, 1-2 होती है, एक्वा रेजियो वगैरह की 2 होती है कंसंट्रेशन एसिड की। तो जो हमारा ब्लड है उसका जो कंसंट्रेशन मतलब है अम्लीयता जो है वो 7.45 है। कितना है? 4. तो ब्लड हमारा कैसा है? क्षारीय है। इसीलिए जब कभी ब्लड को चखो तो कैसा लगता है? नमकीन लगता है ना, यही वजह है। सोडियम है इसमें, NaCl, नमकीन लगता है ना, बस। अब हम लोग बात करते हैं कार्स्कर्स की, मतलब रुधिर कणिका, ठीक है। प्लाज्मा हो गई। रुधिर कणिकाओं के बारे में सबको पता ही है, 3 टाइप्स की हैं। कितने टाइप की हैं? 3। RBC, WBC और प्लेटलेट्स। इन सबको बोलते क्या है? इनको बोलते हैं इरेथ्रोसाइट्स। क्या बोलते हैं? इरेथ्रोसाइट्स। इनको ल्यूकोसाइट्स। प्लेटलेट्स को क्या बोलते हो? थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक। अब RBC क्या है? RBC को हिंदी में क्या बोलते हो? लाल रक्त कणिका। क्या बोलते हो? लाल रक्त कणिका, ठीक है। लाल रक्त कणिका क्यों होती है? क्यों होती है बताओ? लाल होता है क्यों बताओ? एक दिन बताया तुम लोग। श्वेत रक्त कणिका, ठीक है। थ्रोम्बोसाइट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्लेटलेट ही बोलते हैं इसको, ठीक है। RBC लाल क्यों होता है? RBC तो लाल है। WBC ल्यूकोसाइट्स ये सफेद है, ठीक है। और जो प्लेटलेट्स हैं इन दोनों का देखा जाए तो कोई रंग नहीं है, इनका अपना कोई रंग नहीं, ठीक है। ये ब्लड में होते हैं, हमें लाल दिखाई देते हैं, वैसे तो कुछ नहीं दिखाई देते, लेकिन जब इनको स्टेन करते हैं तो इनका अलग रंग आता है, इनका कोई अपना रंग नहीं होता है। RBC की बात करें तो ये लाल रक्त कणिका, इसे हम क्यों बोलते हैं बताओ? ये नाम याद करना, इरेथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं RBC के बारे में। लाल रक्त कणिका लाल होती है, उसकी वजह क्या है? इसमें आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयरन कैसा होता है? लाल होता है ना। लोहा देखे हो? लोहा जब जंग लग जाती है तो लाल हो जाता है ना, देखो ना लोहा। जो फेरिक सल्फाइड है या सल्फेट, वो लाल होता है। कैसा होता है? लाल। अब इसमें होता है आयरन। आयरन किस फॉर्म में होता है? Hb, हीमोग्लोबिन। कहते हैं ना हीमोग्लोबिन कितना है, पूछते रहते हो ना सब लोग, कितना खून है, कितना खून है, तो बताते हैं 10 है, 11 है, 12 है। तो पहली बात तो हीमोग्लोबिन है क्या? हीमोग्लोबिन में 2 पार्ट हैं, एक है हीम और एक है ग्लोबिन। अभी बताया था ना,
दो टाइप के प्रोटीन है, एक एल्बुमिन है, एक ग्लोबुलिन्स है। तो ग्लोबुलिन प्रोटीन है। जो हीम वाला पार्ट है यही आयरन वाला पार्ट है। क्या है? आयरन वाला पार्ट है, ये प्रोटीन है। ठीक, ये बात हो गई। अब एचबी देखो नॉर्मल होता कितना है। अगर हम मेल की बात करें, किसकी बात करें? मेल, पुरुषों की बात करें, तो ये होना चाहिए। वैसे तो अलग अलग बुक में बहुत सारा अलग है, लेकिन 13 से 17 मिलेगा तुम्हें। ठीक है, 12 से 16 मिलेगा। ठीक है, अगर हम फीमेल्स की बात कर लें तो ये मिल जाएगा तुम्हें 12 से 14 मिल जाएगा। ठीक है, और 13 से 17 अलग अलग बुक में अलग अलग मिलेगा, लेकिन जनरल ये चीज़ जानो कि मेल में थोड़ा ज़्यादा होता है, 1% ज़्यादा होता है। ठीक है, 12 से 16 होता है और इसमें 12 से 14 होता है। ठीक है, 13 से 17 मिलेगा या फिर 14 से 17 मिलता है। ठीक है, इसमें 13 17 मिलेगा। ठीक है, ये परसेंटेज हुआ हीमोग्लोबिन। अब इसी पे हम डिसाइड करते हैं किसी के बॉडी की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, और इसी के आधार पर हम डिसाइड करते हैं किसी को एनीमिया है कि नहीं है। तो हीमोग्लोबिन, ये जो हीम वाला पार्ट है, मान लो ये आरबीसी है। क्या है ये? आरबीसी। आरबीसी का जो डायमीटर होता है वो होता है 7 नैनोमीटर। क्या होता है? नैनोमीटर। ठीक है, ये जो डायमीटर है, ठीक है, ये कितना होता है? 7 नैनोमीटर। ठीक है, अब जो मैंने बताया था ऑक्सीजन ढोने वाला काम, ये है ऑक्सीजन, और ये हमारे भाई साहब हैं Hb। ठीक है, जब ये दोनों मिलते हैं तो ये जो O2 है ऑक्सीजन, ये इससे अटैच हो जाता है हीमोग्लोबिन से। तो जब ये दोनों मिल जाते हैं तो एक पदार्थ बनता है, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक, अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना, अब ये कहाँ जाएगा? ये हमारे सेल्स में जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन को हमने वहां कंज्यूम किया। ठीक, तो सेल्स में क्या देंगी वापस? अब सेल्स इनको देगी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, वो ट्रांसपोर्ट होता रहता है। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन होता कहाँ पे है? आरबीसी के अंदर। ठीक है, एक हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल ले जाता है ऑक्सीजन। कितने मॉलिक्यूल ले जाता है? 4। ठीक है, ये सब आगे की बात है। अब हम लोग आरबीसी के बारे में थोड़ा और जानते हैं। आरबीसी का जीवन काल वगैरह तुमने देखा होगा, लोग बात करते रहते हैं। कितना होता है? 120 दिन होता है। 120 दिन। ठीक है, अच्छा ये बताओ, आरबीसी में न्यूक्लियस होता है कि नहीं होता है? आरबीसी एक सेल है, सारे सेल्स में न्यूक्लियस होता है। तो आरबीसी में न्यूक्लियस होता है कि नहीं होता है? आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, एक स्टेज तक होता है, उसके बाद न्यूक्लियस नहीं होता है। केवल जितने भी स्तनधारी हैं उनके आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, केवल 2 जानवरों को छोड़ के। एक है लामा और एक है कैमल। इन दोनों को छोड़ के किसी भी स्तनधारी के आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, आरबीसी के बारे में और जानते हैं। अभी मैंने बताया था कि ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड करते हो। इधर देखो बेटा, बुक में मत देखो, बाद में देखो। अब ये है तुम्हारा आरबीसी। ठीक है भैया, हाँ, लामा कौन जानवर है? लामा है, बाहर होता है, मतलब गूगल करना उसमें दिखेगा लामा। आरबीसी है, आरबीसी का जो सरफेस है, क्या है? सरफेस मतलब किनारा, मतलब सतह। आरबीसी की जो सतह है उसके ऊपर होता है एंटीजन। क्या होता है? एंटीजन। यही एंटीजन डिसाइड करते हैं कि किसी का ब्लड ग्रुप क्या है, बताते हैं। और वो एंटीजन कौन है? आरएच फैक्टर। कौन है? आरएच फैक्टर। नहीं, एंटीजन अलग है, आरएच फैक्टर अलग है।
जो आरबीसी है इसके ऊपर जो एंटीजन है वो डिसाइड करते हैं कि वो ए है, बी है, ए बी है या वो है। ठीक है, आरएच फैक्टर डिसाइड करता है कि वो माइनस है मतलब प्लस है कि निगेटिव है। ठीक है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो ब्लड ग्रुप का निर्धारण कौन करता है? आरबीसी। कौन करता है? आरबीसी डिसाइड करता है किसी का ब्लड ग्रुप क्या होगा। ठीक है, आरएच फैक्टर ये एक अलग मसला है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इन्होंने डिसाइड किया कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा, बी होगा, ए बी होगा या ओ होगा। अब इसके बारे में तुम लोग जानते हो कि ए किसको दे सकता है? ए को दे सकता है ब्लड ग्रुप, बी किसको दे सकता है? बी को। ए बी किसको दे सकता है? हाँ, ए बी को दे सकता है। ओ किसको दे सकता है? ओ को। अब ब्रॉडली इसको समझते हैं। ए किसको दे सकता है? केवल ए को। बी किसको दे सकता है? केवल बी को। ए बी किसको दे सकता है? केवल ए बी को। लेकिन ओ किसको दे सकता है? साइड दे सकता है ना, सर्वदाता। और ए बी सर्वग्राही है। अब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे नहीं आता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि सर्वदाता कौन है? सर्वदाता कौन है? तो सर्वदाता ओ पॉजिटिव है। कौन है? ओ पॉजिटिव। ठीक है, सर्वदाता कौन है? ओ पॉजिटिव। नहीं, पॉजिटिव नहीं, ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव है। सर्वदाता कौन है? ओ नेगेटिव। क्या है सर्वदाता? ओ नेगेटिव। सर्वदाता कौन है? ओ नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब जहां पे लगा हुआ है, इसका मतलब है कि उसके सरफेस पे एंटीजन नहीं है, कोई एंटीजन नहीं है। मतलब जो ओ का एंटीजन है वो नहीं। एंटीजन के बारे में बताते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी होते क्या है। ठीक है, तो ओ नेगेटिव का है, सर्वदाता है। सर्वग्राही कौन है? ए बी पॉजिटिव। ठीक है, ये कंपटीशंस के क्वेश्चंस हैं और बहुत ही रेयरली पूछे जाते हैं। हाई स्कूल के लेवल पे नहीं पूछे जाएंगे, ना इंटर के लेवल पे पूछे जाएंगे, सब आगे की चीज़ है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कौन सर्वग्राही है, कौन सर्वदाता है। ठीक है, अब आरबीसी के बारे में थोड़ा और जानते हैं। आरबीसी के बारे में, इसे कितना दिन तक स्टोर कर सकते हैं? खैर छोड़ दे, सब आगे की बात है। अब हम डब्ल्यूबीसी के बारे में बात करते हैं। नहीं, कुछ छूट रहा था ना, एंटीजन एंटीबॉडी। एंटीजन और एंटीबॉडी। एंटीजन ऐसा कोई भी चीज, ठीक है, ऐसा कोई भी चीज जो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय कर सके। एंटीजन क्या है? ऐसा कोई भी चीज, वो चाहे धूल का कण हो, चाहे बुलेट हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगाई हो, कुछ भी हो। एंटीजन ऐसा कुछ भी हो सकता है जो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय कर सके। ठीक है, तो तुमने फिल्मों में खूब देखा होगा कि एंटीडॉट बनाते हैं ना, कहते हैं मतलब एंटीडॉट बना रहे हैं। तो एंटीडॉट एक्चुअली होता क्या है वो अलग चीज़ है, लेकिन एंटीबॉडी के बारे में समझो। एंटीबॉडी वो चीज़ है, ये हमारे दुश्मन है। क्या है ये? दुश्मन। ये हमारे बैक्टीरिया और वायरस या कुछ भी हो सकते हैं। जैसे मान लो कोरोना वायरस है। क्या है? कोरोना वायरस एंटीजन। ठीक है, ये हमारे बॉडी में आ रहे हैं। और एंटीजन, एंटीजन क्या है? सिपाही है, मतलब पुलिस है या आर्मी है। अब सेना तो लगी हुई है, अब सेना इनको मारेगी तब ना जब इनको देख पाएगी, यही तो होगा। सेना जब देखेगी तब तो मारेगी दुश्मन को जी। अभी जो हमारे एंटीबॉडी है हमारे शरीर में है तो, लेकिन इनको देख ही नहीं पा रहे। कोरोना वायरस को हमारी बॉडी देख नहीं पा रही, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, क्या कर रहा है। ठीक है, ऐसे जब जुकाम होता है तो भी हमारी बॉडी समझ नहीं पाती है। एंटीबॉडी तो है हमारे पास, सेना हमारे पास, लेकिन सेना क्या है? इनसे लड़ने के लिए सक्षम नहीं है। अभी मान लो कि टीबी का आ जाए या कोई और वायरस बैक्टीरिया आ जाए। बैक्टीरिया मान लो आ जाए टाइफाइड का, किसका आ जाए? टाइफाइड का। टाइफाइड खूब होता है ना, सब गाँव में बहुत होता है।
अब टाइफाइड का बैक्टीरिया आ जाए, क्या नाम है इसका, साल्मोनेला टाइफी, ये आ रहे हैं, ठीक है, एंटीजन है। जैसे हमारे शरीर में आते हैं तो हमारे एंटीबॉडी एक्टिव हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, हमसे लड़ने लगेंगे। तो जैसे लड़ना शुरू करेंगे हम, तो हमारे शरीर का जो तापमान है बढ़ेगा। तो हम क्या बोलते हैं, बुखार हो रहा है, सर्दी खांसी जुकाम एलर्जिक रिएक्शन शुरू। तो जो एंटीबॉडीज हैं ये क्या होती हैं, WBC, क्या होती है, WBC। ब्रॉड वे में बता रहे हैं। WBC में और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। WBC में बहुत सारी चीजें जैसे लिम्फोसाइट्स हैं, मोनोसाइट्स हैं, बेसोफिल्स हैं, ईओसिनोफिल्स हैं, ये सारी हमारी क्या है, लड़ने के काम आती है, प्रतिरक्षा तंत्र की चीजें हैं, ये हमें रोगों से बचाती है। तो एंटीजन क्या है, ऐसा कोई भी चीज जो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को एक्टिवेट कर सके, ठीक है, वो क्या है, एंटीजन है। समझ में नहीं आया ना, आया ना। तो यही चीज है एंटीजन। WBC के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। या फिर रहने देते हैं, WBC वाले तुम लोग कल पढ़ के आना, फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, पॉज करो।